हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड, मौर्य धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी SSSC द्वारा 2015 से अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चंस को मैं यहां पे शामिल कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, पार्ट 1 वीडियो भी देखिएगा और आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। स्टार्ट करेंगे हम लोग जैन धर्म से। जैन धर्म में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? जैन तीर्थंकर आप सभी को पता होगा, टोटल 24 जैन तीर्थंकर थे। उसमें से पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जैन धर्म से ही रिलेटेड पूछा गया है यूपी SSSC आयोग द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? आप सभी लोग जानते होंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्न हैं जो कि जैन धर्म में दिए गए हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहा है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका कैवल्य का अर्थ होता है स्टूडेंट्स पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है चकबंदी लेखपाल परीक्षा जो कि 2015 में संपन्न कराई गई थी। आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड आयोग ने अभी तक मात्र 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आयोग जरूर पूछेगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप सभी को मैं यह सुझाव दूंगा कि जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स फैक्ट्स बन रहे हैं, वे सभी आप सभी लोग लूसेंट की बुक से पढ़ लीजिएगा। खास करके महावीर के बारे में तो अवश्य पढ़िएगा, हो सकता है आयोग इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दे। हम लोग मूव करेंगे सेकेंड टॉपिक पे जो कि है मौर्यकाल। मौर्यकाल में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आयोग ने पूछा है जो कि राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है तमिल भाषा में, पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में, और डी ऑप्शन है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संस्कृत भाषा में लिखा गया था विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अशोक सम्राट का कौन सा शिलालेख कलिंग, कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वें। तो 13th शिलालेख जो था अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख करता है। 13 शिलालेख इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो कि आयोग द्वारा पूछा गया। यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो 2018 की परीक्षा में, जिसका अभी री एग्ज़ाम होना बाकी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? आप सभी लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में। आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा, जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वे किसी न किसी परीक्षा में आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो ये राजस्व लेखपाल की जो 2022 में परीक्षा प्रस्तावित है, अगले माह जून के 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, क्योंकि आयोग की प्रवृत्ति रही है, चाहे यूपी SSSC आयोग हो या यूपी PCS आयोग हो, वे क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो नए क्वेश्चंस को फ्रेम करे। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसका आंसर हम बता दें कि पूर्वी प्रांत, कलिंग के दौरान पूर्वी प्रांत की राजधानी थी तोसली, जो कि उड़ीसा राज्य में है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो अशोक के साम्राज्याधीन कौन कौन से नहीं थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कश्मीर, गुर्जर,
कर्नाटक या कामरूप? तो कामरूप नहीं था, कश्मीर शामिल था इनके अशोक के साम्राज्याधीन में, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, परंतु कामरूप नहीं था। ये देखिए कनिष्क सहायक परीक्षा 2016 में यह पूछा गया है। हम लोग 5th क्वेश्चन पे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिपि के बारे में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? मात्र 2 शिलालेख हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया था। पहला है सहबाजगढ़ी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, मानसेहरा। कौन सा? मानसेहरा अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था, खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था। और अन्य जितने भी शिलालेख हैं उनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। इस इम्पॉर्टेंट तथ्य को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो भी जहाँ भी आप सभी लोग नोट करते हो। मूव करेंगे हम लोग 6th क्वेश्चन नंबर पे। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? 13 शिलालेख, जो सबसे बड़ा शिलालेख था। 7th क्वेश्चन है हमारा, जल्दी कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन है क्योंकि समय कम है। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, स्तंभ है, स्तूप है, या चैत्य है, या बारादरी है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि स्तंभ। आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है। देखिए पहली ही लाइन में दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। जिनमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकास्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकास्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसे हमारा भारत जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ठीक। 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, देखिए यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं तो देखिए 8th क्वेश्चन भी इसी से ही पूछा गया है। ये कनिष्क सहायक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 8th क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ डैश एक स्तंभ पर था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा ऑप्शन है संभल और चौथा ऑप्शन है सारनाथ। जो थोड़ा बहुत भी इतिहास की जानकारी रखता होगा तो वो इन तीनों ऑप्शन को जो है काट देगा और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सारनाथ को मानेगा। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। हम लोगों ने जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चंस आयोग ने पूछे हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। मौर्य काल में जितने भी क्वेश्चंस आयोग ने विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं संपन्न कराई हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम लोग जो कि इस वीडियो का 3rd टॉपिक है मौर्योत्तर काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल का, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? देखिए आप सभी लोगों को दिख रहे होंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है तिब्बत, बी है ईरान, सी है मध्य एशिया और डी है चीनी तुर्किस्तान। तो कुषाणता मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य मौर्योत्तर काल से संबंधित है। हम लोग मूव करेंगे 2nd क्वेश्चन पे मौर्योत्तर काल के, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कनिष्क सहायक परीक्षा में ही। 2nd क्वेश्चन है हमारा मौर्योत्तर काल से, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक जो है रहते थे। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। ठीक। और 3rd क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप स्टूडेंट्स को मात्र परीक्षा में परेशान किया जाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में है, परंतु एग्जामिनर ने यहाँ आप सभी को डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से इस क्वेश्चन को ना करें और एग्जामिनर अपनी मंशा में कामयाब हो पाए। लेकिन आप सभी को एग्जामिनर के इस मंशा को कामयाब नहीं होने देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? पहली लाइन में ही क्वेश्चन है, उसके अलावा तो एग्जामिनर ने फर्जी में स्टूडेंट को परेशान करने के लिए लिखा है। देखिए उसमें एग्जामिनर ने आगे क्या लिखा है, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। पुष्यमित्र शुंग के वंश की स्थापना के बारे में ही बात कर रहा है एग्जामिनर। और आगे क्या कह रहा है, उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए, उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। एग्जामिनर इतने पे ही नहीं रुका, 2 पॉइंट और इसमें ऐड करता है। एग्जामिनर क्या कहता है कि राजवंश का 5वां राजा क्या था? भागभद्र था। यह
यह शुंग वंश के बारे में ही बता रहा है जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। आप सभी लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इतना था, एग्जामिनर ने ये फर्जी में आप सभी को परेशान करने के लिए लिखा। क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे हम इस छोटे से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे हुए हैं आप सभी की सुविधा के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की। आप यदि इतना जानते हैं तो इतना एग्जामिनर भले ही लिखा हो, आप एग्जामिनर की मंशा को फेल कर देंगे, आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। यहाँ पे पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की, तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, और इस वंश की स्थापना कैसे की, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, उनके सेनापति, उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, और शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम सम्राट था देवभूति। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। क्वेश्चन आप सभी को आई थिंक दिख रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे आप सभी को बताया है कि पतंजलि, तो पतंजलि किसके समकालीन है, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। मैं यहाँ पे आप सभी की सुविधा के लिए इस बार एक बार और एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना भी की। एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य आप सभी लोग नोट करते चलिएगा कि महाभाष्य की रचना की किसने, पतंजलि ने, और यह किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। दोस्तों आज की वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में हम सभी को चर्चा करनी थी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि पार्ट 3 वीडियो होगी, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में जितने भी आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग आधुनिक भारत की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप सभी को हमारे द्वारा किए गए यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।